नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और विश्लेषण के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं नेटवर्क 18 के एडिटर कन्वर्जेंस ब्रजेश कुमार सिंह और विषय ब्रजेश जी। नमस्ते। विषय ये है कि क्या हमारे देश में, जो कि जिसे कहा जाता है पेरिनियली इन अ साइकिल ऑफ इलेक्शंस, यानी कि यहाँ गिरे और वहाँ उठे, यहाँ चुनाव खत्म हुआ और वहाँ शुरू हुआ, तो ये साइक्लिकल ये मोड रहता है कि पूरी सरकार, पूरा एस्टैब्लिशमेंट जो है हमेशा एक इलेक्शन मोड में रहता है। तो इसको हटाकर अगर एक देश एक चुनाव, ऐसा किया जा सकता है कि नहीं? एटलीस्ट कि विधानसभा लोकसभा के साथ में हो जाएं और फिर जो आपके काउंसिल इलेक्शंस हैं, पंचायत इलेक्शंस हैं, वो उस लेवल के चुनाव एक साथ हो जाएं। क्या इस देश में, इतने बड़े देश में जहां इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे डायनामिक्स हैं, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर ये होगा तो पहली बार होगा, क्योंकि ध्यान रखें कि जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद से शुरू के आप चुनाव देखें, 1952, 57, 62, 67, पहले 4 चुनाव एक साथ हुए। पहली बार जो है यह जो डीलिंक हुआ कि आपके जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग हो रहे हैं, इसकी शुरुआत 67 के बाद हुई और उसका कारण जो है राजनीतिक था। ऐसा नहीं था कि संविधान की कोई अड़चन थी। कारण क्या था? क्योंकि अब ध्यान रखें कि 64 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उसमें उनको चुनौती दी थी मोरारजी देसाई ने, क्योंकि मोरारजी देसाई भी उतने ही सीनियर थे, बल्कि यूं कहें कि लाल बहादुर शास्त्री से ज़्यादा सीनियर थे। लेकिन उस समय का जो सिंडिकेट था वह मोरारजी देसाई के फेवर में नहीं था। उनको लगता था, चूंकि मोरारजी देसाई बहुत स्ट्रांग हेडेड थे, कि अगर ये प्रधानमंत्री होंगे तो ये हमको बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपको याद होगा, जिस तमिलनाडु से आप आते हैं कि कामराज उस समय के जो सिंडिकेट जो होती थी, उस सिंडिकेट को हेड करते थे। तो उन लोगों ने ये सोचा कि मोरारजी को ना बनाकर शास्त्री को बनाया जाए, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नेहरू की भी ये इच्छा थी। और अगर आप उस समय के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को देखें, संवाद को देखें, तो नेहरू के मन में भी ये था कि एक ट्रांजिशन पीरियड के लिए शास्त्री होंगे और अल्टीमेटली जो है उनकी बिटिया, जिनको कि वो राजनीतिक तौर पर खुद तैयार कर रहे थे अपने जीवन काल में। ध्यान रखें कि जब वो खुद प्रधानमंत्री थे उस समय ही उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया था। और कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए ही केरल में जो उस समय नंबूदिरीपाद की सरकार थी, उस सरकार को बर्खास्त किया गया था और वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिसको बर्खास्त करने का पहला मामला था इस देश के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, और वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से हुआ था। तो सिंडिकेट ने मोरारजी देसाई को नहीं बनने दिया, शास्त्री बने। शास्त्री, हम सभी लोग जानते हैं कि ताशकंद समझौते के बाद ही, बल्कि ताशकंद में ही उनका देहांत हो गया। भारत पाकिस्तान का 1965 का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद से फिर मोरारजी देसाई एक बार फिर से मैदान में थे, लेकिन मोरारजी देसाई की जगह सिंडिकेट ने गूंगी गुड़िया के तौर पर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, ये मान के कि वो सिंडिकेट के काबू में रहेंगी। और इसीलिए गूंगी गुड़िया जो है सो ये लोग मानते भी थे कि अरे ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें दम, किसको हम जैसे चाहेंगे चलाएंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। इंदिरा गांधी की अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन थी, और इसके चक्कर में कांग्रेस के अंदर जो है दो फाड़ हो गई, वेकरिंग जो है सो काफ़ी शुरू हो गई। और चूंकि वह एक वर्चस्व की लड़ाई थी, और उस वर्चस्व की लड़ाई के तहत जो है धीरे 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 मामला इतना बिगड़ता चला गया। और 71 में मैंने कहा कि पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए और ये डीलिंक हुआ विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होना। उसका कारण ये हुआ कि आप ध्यान रखें कि चूंकि सिंडिकेट में जो तमाम नेता थे उस समय, उनके सामने इंदिरा गांधी ने जो ग्रुप बनाया वह सोशलिस्ट नेताओं का ग्रुप बनाया। और ये सोशलिस्ट नेता जो है उनको जो है, जो सिंडिकेट से जुड़े हुए नेता थे, जो कि रीजनल छत्रप्स भी जिसमें तमाम थे, आज के कांग्रेस की हालत नहीं थी। उस समय जो रीजनल लीडर्स काफ़ी पावरफुल होते थे। वो ज़माना था जबकि आप देखें कि तमिलनाडु में, जो कि उस समय मद्रास कहा जाता था, मद्रास प्रोविंस, वहाँ पर के कामराज जैसी इतनी बड़ी हस्ती थी। उसी तरीके से बंगाल में देखें विधान चंद्र राय जैसी बड़ी हस्ती थी। तो इसी तरीके से आप महाराष्ट्र में देखें उस समय का बॉम्बे प्रोविंस, तो वहाँ पर बाला साहब खीर जैसे, तो इतने बड़े बड़े सब कद्दावर नेता थे उस जमाने में। तो सोशलिस्ट ग्रुप जो है उसको इंदिरा गांधी ने अपना सपोर्ट बेस बनाया। और फिर ये हुआ कि कैसे, अच्छा ये भी ध्यान रखें कि उस समय स्वतंत्र पार्टी काफ़ी मजबूती से उभरी थी। स्वतंत्र पार्टी मोटे तौर पर अगर आप देखें तो उस समय जो उद्योगपति थे,
जो ख़ास तौर पर ये प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, कई सारे पूर्व राजे महाराजे थे। अच्छा, उस समय तक प्रीवी पर्स एबॉलिश नहीं किया गया था, तो रिकग्नाइज थे। आप ध्यान रखिए, को पूर्व भी नहीं थे, वो एग्जिस्टिंग थे। तो महाराजा भी बड़े पैमाने पर जो है स्वतंत्र पार्टी के साथ जुड़े थे, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था मिसेस गांधी के अपने सर्वाइवल के लिए। तो इसलिए जब उन्होंने प्रीवी पर्स को एबॉलिश करने की कोशिश की, राज्यसभा में वो बिल जो है वो, अगर मुझे ठीक ठीक याद है, तो 1/3 वोट के मार्जिन से गिर गया। और इससे जो है सो इतनी मिसेस गांधी भन्नाई कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवी पर्स के एबॉलिश करने के फैसले को पलट दिया था, तो इसमें जो है उन्होंने गुस्से में आकर जो है सो इलेक्शन जो है प्रीमैच्योर, यानी जो है सो मध्यावधि चुनाव के लिए गई गई, और इसी मुद्दे पर कि मैं मैंडेट लेकर आऊंगी और फिर ये करूंगी, और उन्होंने वही किया। तो ये एक तरह से शुरुआत थी। तो आज जो है सो जब कई बार होता है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, तो लगता है कि ये कोई नई चीज़ है। ये नई चीज़ नहीं है, ये परिपाटी थी। ये परिपाटी राजनीतिक कारणों से तोड़ी गई। और जब 4-5 साल पहले इस बात पर बात शुरू हुई कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो उस समय तक हम लोग मान रहे थे कि अरे भाई सर भी ये बातें होंगी, वैसे ही जैसे कि कभी कहा जाता था कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन खत्म होगा, किसी को भरोसा नहीं था। तो आर्टिकल 370 की तरह ही आज वन नेशन वन इलेक्शन, आप देखिए जो विचार शुरू हुआ, उस पर फाइनली एक कमेटी बनी देश के पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, श्री रामनाथ कोविंद की अगुवाई में। उस कमेटी ने एक बहुत लंबे चौड़े डिलिब्रेशन के बाद से अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को जो है सो मार्च में वो रिपोर्ट आई, सितंबर में कैबिनेट ने उसको एक्सेप्ट किया, और फिर फाइनली आज कैबिनेट ने उससे संबंधित बिल को, कि भाई ऐसा कोई कानून भी बन जाए विधिवत तौर पर, जिसमें कि एक साथ इलेक्शन, और जैसा कि आपने बताया विधानसभा लोकसभा ही नहीं बल्कि जो है एक 100 दिन का फेज हो, जिसके अंदर ये लोकल बॉडीज तक के इलेक्शन हो जाएं, ताकि जो है जो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का जो प्रेशर रहता है कि हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते रहता है, और उसमें आपका बहुत ज़्यादा जो है न सिर्फ वो आपके लिए आर्थिक तौर पर नुकसानदेह है, बल्कि प्रशासनिक तौर पर भी नुकसानदेह है, उससे निजात मिले, वह इस बिल के आज जो है सो कैबिनेट में अप्रूवल के बाद से एक लॉजिकल एंड की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, अब देखिए, राज्यसभा लोकसभा दोनों में सरकार के पास आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, अगर इसको पैसेज देना चाहती है तो दे सकती है, लेकिन चुनौती वो अपने लिए मोल रही है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो 2026 में डिलिमिटेशन है, 27 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है, और 29 में लोकसभा के इलेक्शन है। तो क्या यूपी के चुनाव 2 बार होंगे? तो ये, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है, तो इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर महाराष्ट्र, अभी तो पसीना निकाल के जीते हैं, और फिर 6-8 महीने पहले ही आपको महाराष्ट्र भी लड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां बीजेपी के लिए ज़्यादा। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप जो अगर कदम नेशनल इंटरेस्ट में उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर इस सरकार के पास ये कन्विक्शन होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रल लॉसेज भी अगर संभावित हैं, अगर उसकी आशंका है, तो उसको झेलने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि ये तैयारी कम से कम नरेंद्र मोदी में है। अदरवाइज आप ध्यान रखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो रूल जो ब्रेक हुआ, जो डीलिंग हुआ, वह मिसेस गांधी ने, इंदिरा गांधी ने राजनीतिक कारणों से किया था, राजनीतिक फायदे के लिए किया था। तो ऑब्वियसली राजनीतिक फायदा वहां दिखाई देता था। लेकिन अगर ये सरकार ये मानकर चलती है कि नहीं जी, आप सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ न देखें, देश का भविष्य देखें, जैसे कि आपने भी पहले भी इस बारे में हम लोगों की चर्चा हुई है, और आपने उस समय भी कुछ आंकड़े बताए, अब भी ये माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है, अगर 100 दिवस के अंदर जो है अगर ये सारे के सारे इलेक्शन अगर पूरे हो जाते हैं, आपको लोकसभा से लेके लोकल बॉडीज तक के, तो इससे आपकी जीडीपी पर ही 1 से 1.5% का फर्क आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा फिगर है। कहीं ना कहीं ये आरोप भी लग रहा है कि जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ किया गया कि आपने उसको जेपीसी में भेज दिया, अब एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, तारीख पे तारीख होती रहेगी, तो ऐसा ही कुछ ओएनओपी की इस बिल के साथ भी सरकार करने की कोशिश करी कि भाई हम तो लाएं लेकिन जेपीसी से थ्रू नहीं कर रही, वहीं अटका हुआ है। देखिए, अगर आप जेपीसी की अगर बात करें तो जेपीसी एज एन इंस्टीट्यूशन, हाँ, विद द क्लॉज मैं कहूंगा कि मान लीजिए कि ये सदन में टेबल होता है और जेपीसी जाता है, ये है क्योंकि उसके पीछे भी संविधान निर्माताओं की जो सोच थी वो ये थी कि अगर कोई बिल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और जिसके को लेकर काफ़ी सारे रिजर्वेशंस हैं, जिस पर लगता है कि नहीं जी काफ़ी डिलिब्रेशन करने की ज़रूरत है, तो फिर वो जाना चाहिए। तो मुझे उस संवैधानिक व्यवस्था में कोई अगर मान लीजिए कोई चीज़ बुनियादी तौर पर
जेन्युइन है, ठीक है, तो उस पर चर्चा और बहस में क्या दिक्कत है? आप, मुझे नहीं लगता कि कोई जो है आप उसको बिल्कुल रोड रोलर की तरह हर बार निकाल दें, वो ज़रूरी नहीं। अगर मान लीजिए लगता है कि डिलिब्रेशन के बाद से एक वाइडर कंसेंसस अगर बन जाता है बिल के पास होने के पहले ही, तो कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि जब बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद से इस चीज़ को देखना महत्वपूर्ण होगा। और उसके पहले तो मुझे लगता है कि जब ये बहस जब होने जा रही है संविधान को लेकर, है ना, तो उसमें भी इसके बहुत सारे जो सो आपको हिंट्स मिल जाएंगे कि किस तरह से। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जब संविधान पे डिबेट होगा तो वहाँ वन नेशन वन पोल की, एक देश एक चुनाव पर थोड़ी सी भूमिका बनाई जाएगी, बांधी क्यों जाएगी। नहीं होगा? देखिए क्यों नहीं आपने, होगा? हाँ। क्योंकि आप देखिए, जब आप ये आरोप लगा रहे हैं सत्तारूढ़ दल पर कि भाई आप संविधान को बर्बाद कर देना चाहते हैं या संविधान को आप खत्म कर रहे हैं, तो संविधान को खत्म करना क्या होता है? हम लोग बार बार जो है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये हमेशा आरोप लगता है कि भाई यहाँ अमेंडमेंट तो इतनी जल्दी जल्दी होते रहते हैं कि आप याद भी नहीं रख पाते कि जो है सो कब कौन सा नया अमेंडमेंट हो गया। और इसीलिए जो है सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये भी कहा जाता है कि भाई बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि इतने सारे अमेंडमेंट हो गए। आप उसके सामने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करिए, जिसमें कि अमेंडमेंट जो है महज कुछ दर्जन के अंदर है ना। आप ये भी ध्यान रखिए कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उस कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के कई दशकों बाद, बल्कि शताब्दियों बाद हम कह सकते हैं कि उसमें जो है अमेंडमेंट जो है सो आने, और जो है सो और दूसरा जो कि आपने फर्स्ट अमेंडमेंट की चर्चा की, चूंकि इट्स ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर बहुत जल्दी अमेंडमेंट नहीं होते, तो उनका जो पहला अमेंडमेंट था वो क्या था? वो इस चीज को लेकर था कि आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कभी कर्टेल नहीं की जा सकती। जबकि हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था जो लागू हुई, उस संविधान के आधार पर, उस संविधान के तहत जो इस देश के नागरिक को शक्तियां मिली हुई थी, आम जनता को जो शक्तियां मिली हुई थी कि आप सरकार की पॉलिसी की आप निर्बाध आलोचना कर सकते हैं बिना किसी भय के, उस आलोचना को कर्टेल करने के लिए जिस नेहरू के बारे में कहा जाता है कि भाई भारत को डेमोक्रेसी के तौर पर स्टेब्लिश करने में उनका सबसे बड़ा रोल रहा, उन्हीं नेहरू के रहते हुए संविधान लागू होने के महज 2 साल के अंदर पहला अमेंडमेंट आया, जिसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करना। जहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात आई, इंप्लाइड लिमिटेशन की बात आई कि आपकी ये जो स्वतंत्रता है वह निर्बाध नहीं है, वह संपूर्ण नहीं है, उसके अंदर लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है। अब उसके बाद से जो है सो आप वहां से तो शुरुआत हुई थी। आप याद करिए, आज बहुत कम लोगों को ध्यान होगा कि जब संविधान लागू हुआ और जिस संविधान का रोना रोया जाता है कि भाई संविधान को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, 1975 में जब इमरजेंसी लगी इस देश में, आपने संविधान की सबसे पवित्र चीज क्या होती है? उसकी प्रस्तावना, उसके प्रियम्बल, आपने उसको जो है सो तहस नहस कर दिया। उसके अंदर जबरदस्ती आपने जो उसका डीएनए चेंज कर दिया, जबरदस्ती आपने उसके अंदर शब्द घुसेड़े, उस समय जबकि सारा का सारा अपोजिशन जेल में था। आप किसकी बात करते हैं? दूसरा, आप इमरजेंसी क्यों? इमरजेंसी के पहले चले जाइए, संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार था। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हुए लोग घूमते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स में से एक था संपत्ति का अधिकार, आपने उसको खत्म कर दिया। किस संविधान की बात कर रहे हैं? किस संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात देखिए, किसी भी देश में सोवरीन गारंटी से बड़ी कोई चीज नहीं होती जी। जब देसी रजवाड़ों ने, और 565 देसी रियासतें थी जो कि आज का जो भारत है उसका 40% हिस्सा था, उनको हमने ये सोवरीन गारंटी दी कि आपके जो अधिकार हैं, जो कि हम विलय की शर्तों के तहत जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर कभी आंच नहीं आएगी। एक राष्ट्र ने ये सोवरीन गारंटी दी थी, इससे ज्यादा पवित्र कोई चीज नहीं हो सकती थी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए, आपने अपने पॉलिटिकल गेम के तहत उस सोवरीन गारंटी का गला घोंटा, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको रोक लगाने की कोशिश की थी। कहा था कि आप ये गलत कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी कहा किया। और इसीलिए जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपने वन नेशन वन इलेक्शन जो चला आ रहा था उसको आपने डिस्ट्रॉय किया, उसको तोड़ा। तो संविधान, और दूसरा, अब इस देश में कोई 39th और 42nd अमेंडमेंट पढ़ता नहीं है। अगर आप जो है इन दोनों अमेंडमेंट्स को ही पढ़ लें, आपने इन दोनों अमेंडमेंट्स के जरिए तो संविधान को छत विछत कर डाला। क्या था इन दोनों का? अगर आप लब्बो लुआब देखें, आप अपने को टिकाए रखने के लिए आप जो सो पार्लियामेंट और असेंबलीज का आप टेन्योर बढ़ा दिए, अपने 5 से 6 साल कर दिया।
और इसका खामियाजा क्या हुआ? चलिए 44th अमेंडमेंट में कई सारी चीज़ों को जनता पार्टी की सरकार ने रफू करने की कोशिश की, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसके बाद से ही 2019 में 370 की धारा खत्म हुई, तब तक वहां पर असेंबली का टेन्योर जो है 5 साल की जगह 6 साल रहा, जो कि उस इमरजेंसी के बाद के अमेंडमेंट की उपज थी। तो देश ने ये सब भोगा। दूसरा, अगर आज किसी को बताया जाए तो मतलब उसके होश फाख्ता हो जाएंगे कि अगर आप एक दिन के लिए भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हो, एक दिन के लिए भी राज्यपाल रहे हो, एक दिन के लिए भी राष्ट्रपति रहे हो, एक दिन के लिए भी उपराष्ट्रपति रहे हो, और आपने जो है मेरे सामने भरे चौराहे पर किसी को गोली मार दी, तब भी आपके सामने कोई मुकदमा नहीं चल सकता था। ये उस संविधान की रक्षा के नाम पर यह सब किया गया था। किस तरीके से छत विच्छत किया गया था इमरजेंसी के उस पूरे पीरियड में कई सारे अमेंडमेंट को लाकर। तो ये सारे तथ्य सदन में आते हैं कि नहीं? अब जब इस पे चर्चा होगी वो तो सदन वाले जाने, लेकिन जो है चूंकि संविधान और इतिहास के विद्यार्थी के नाते ये चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, चूंकि संविधान की पूरी लड़ाई चल रही है। हम भी लंबा विश्लेषण करेंगे, पर जाते जाते क्योंकि समय अल्प है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको लगता है कि 2029 में इस देश में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, वो वन नेशन वन पोल के तहत होंगे? मुझे लगता है कि देश के एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि ऐसा हो। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन अलग होना, विधानसभा के इलेक्शन अलग होना, यह आपकी विकास की प्रक्रिया को साफ तौर पर रोकते हैं। एक आम नागरिक के नाते मान लीजिए आप किसी भी राज्य में रहते हैं, एक बार आदर्श आचार संहिता लग गई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और नॉर्मली इलेक्शन शेड्यूल जो 145 दिन से कम का होता नहीं है, वो भी संविधान की व्यवस्था है, तो आप जो है उस पूरे पीरियड में कोई भी नया काम नहीं हो सकता, कोई भी नई अनाउंसमेंट नहीं हो सकती, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी उसमें उलझ कर रह जाती है। और आप ध्यान रखें, चूंकि हम लोग खुद इस न्यूज़ मीडिया से जुड़े हुए हैं, पूरे देश में कहीं ना कहीं हर साल इलेक्शन होते ही रहते हैं, चुनाव हर कुछ महीने के गैप। तो ये जो है पूरी मशीनरी, आप ध्यान रखिए, आपके बॉर्डर से आप सामरिक तौर पर इतनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, आपके बॉर्डर से जो है यूनिट्स जो है, चाहे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की यूनिट्स हों, उनको वहाँ से निकाल के आप भेजते हैं, आपकी सामरिक सुरक्षा जो है वो कमज़ोर होती है। इतना बड़ा जो है आपकी अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है, कितना ज़्यादा खर्च होता है, कितने आपके प्रोडक्टिव मैन आवर्स लॉस होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर निहित पॉलिटिकल जो वेस्टेड इंटरेस्ट है अगर उसको छोड़ दें, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में आम आदमी को किसी किस्म की परेशानी होनी चाहिए इसमें।